शाम का रंग मेरे लिए अचानक बदल गया था। ये महफिल जिसमें आने के लिए मैं इतना बेताब था, उस महफिल में मैं अपने आप को अचानक आउट ऑफ प्लेस अलग थलग महसूस करने लगा था। हमारी यूनिवर्सिटी का स्टार जिसके बारे में हम सब सोचते थे कि वो कहीं दिल्ली, बम्बई, लंदन जाके दुनिया फतेह करेगा, किस्मत का इतना बड़ा खेल। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ नीलेश मिश्रा जी की लिखी हुई एक कहानी, फ्रेंड रिक्वेस्ट। मेरे आलीशान दफ्तर में हर साल की शुरुआत में एक महाकुंभ होता है। कई दिन चलता है। इसको कहते हैं एनुअल रिव्यू। इसमें बड़े बड़े महारथी गंगा नहाने आते हैं। सब कुछ ना कुछ अगले बजट का प्रसाद लेके चले जाते हैं। ऐसे ही 8-8, 9-9 घंटे लंबी मीटिंग में मुझको नींद की हल्की सी एक झपकी और कॉफ़ी के कुछ कप के बीच अपने पुराने दिन याद आते हैं। मोहल्ले की क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन से कब कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन गया पता ही नहीं चला। मज़े उसमें भी थे और कुल मिला के मज़े इसमें भी हैं। गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर सब है। दिल्ली में 4 बेडरूम का घर है, सिंगल आदमी हूँ, जीवन का आनंद उठा रहा हूँ। न जिम्मेदारियाँ, न बीवी का अंकुश, न बच्चों की किचकिच। साल में एक बार छुट्टी पे विदेश जाने के लिए ऑफिस से टिकट मिलती है। हाँ, ये अलग बात है कि कई सालों से मैंने छुट्टी नहीं ली। हर साल खत्म होते होते एचआर वाले ईमेल भेजना शुरू कर देते हैं कि सर जी आपकी छुट्टी फिर लैप्स होने वाली है। फिर ना कहना, मैं ढीठ का ढीठ ठहरा। हर साल अपनी मेहनत से कमाई हुई छुट्टियां मैं इस नौकरी के महायज्ञ में स्वाहा कर देता हूँ। लेकिन एक और एनुअल रिव्यू के महासागर से जब लंच ब्रेक में मैंने सांस लेने के लिए सिर निकाला तो लगा कि इस साल लगता है कि एचआर वालों की शिकायत दूर हो जाएगी। मेरे दफ्तर में मेरे सामने मेज़ पे एक कार्ड रखा था। अभी अभी ऑर्डिनरी पोस्ट से दूर याद शहर से आया था। मेरे कॉलेज का रियूनियन था। कितने साल बाद मुझे मौका मिल रहा था मेरे शहर वापस जाने का और पुराने यारों से मिलने का। मैं फ़ौरन अपनी सेक्रेटरी के कमरे में पहुंचा और कहा, नताशा मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, बोल दो भाई अपने एचआर वालों को, वापस जा रहा हूँ अपने कॉलेज, रियूनियन है। अरे मज़ा आएगा यार। नताशा ने मुझे एक पल के लिए देखा। वो शायद पक्का कर रही थी कि मैं मजाक तो नहीं कर रहा हूँ, और फिर फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा, किसको फ़ोन कर रही हो? बोली, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को सर, मेरा बॉस छुट्टी पे जा रहा है। लग रहा था मेरी सेक्रेटरी नताशा मेरे छुट्टी पर जाने से मुझसे ज़्यादा खुश थी। एकदम चिड़िया जैसे चहक रही थी। मुझसे ज़्यादा जानती है ना मेरे बारे में। अब सेक्रेटरी कम दोस्त ज़्यादा बन गई है। अक्सर मैं उससे पुराने दिनों की बातें करता था, बिछड़े हुए दोस्तों के बारे में बताता था। वो खासकर एक आदमी में इंटरेस्टेड रहती थी, कॉलेज के दिनों का मेरा बेस्ट फ्रेंड सुधाकर जोशी यूनिवर्सिटी का टॉपर था। उन दिनों ऐसा लगता था कि जिंदगी और सपने इसकी दाईं और बाईं जेब में रहते हैं। जो चाहेगा कर लेगा लाइफ में। कवि टाइप था, गाने गाता था। जगजीत सिंह की वो नज्म, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, वो तो जैसे आइटम नंबर था उसका, सुपर हिट। लड़कियां बड़ी फिदा रहती थीं उस पर। क्लास की बातूनी लड़कियां उसकी खामोशी पे कायल थीं। हम सब तो बस स्टैंड से खरीदी गई गज़ल की किताबों से चुरा चुरा कर लड़कियों को शेर लिखते थे। वो कम वक्त फौरन उसी समय लड़कियों को शेर लिख देता था, बैठे बैठे जैसे गज़ल छापने की मशीन हो। लड़कियां मधुमक्खी की तरह खींची चली आती थीं। सुधाकर मुझ पे भी कुछ लिख दो ना, सुधाकर तुम मेरे लिए कब गाना लिखोगे। बड़ा जलते थे हम सब लड़के उससे। लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड भी था, इसलिए सब माफ़ था। मैं लंच में सैंडविच खाते खाते ये सोच ही रहा था कि सुधाकर आएगा कि नहीं। तब तक नताशा बीच में फूट पड़ी। शर्मा, सुधाकर आएगा कि नहीं? मैंने नताशा से मजाक में गुस्सा दिखाते हुए कहा, कमबख्त ये सुधाकर आज भी मेरी नाक के नीचे लड़कियों को इम्प्रेस कर रहा है। हाँ, मैं जानना चाहता था कहाँ होगा मेरा दोस्त, कैसा होगा, क्या कर रहा होगा। वो तो अब प्लेबैक सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, ऐसा ही कुछ बन गया होगा। ज़रूर बॉम्बे में रहता होगा। कितने सालों से कोई खबर नहीं। सोशल मीडिया पे ढूंढा, मिला नहीं। सोचा था भूले बिसरे फ्रेंड को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूँ। दिल्ली से याद शहर की फ़्लाइट 2 घंटे की थी। नताशा ने काफ़ी सुबह की टिकट करवाई थी और मैंने सोचा था कि प्लेन में थोड़ी सी नींद निकाल लूँगा, लेकिन सो नहीं पाया। प्लेन में बैठे बैठे सारे भूले हुए चेहरों को याद कर रहा था। कैसा होगा वो दुबला पतला बलबीर, जिसको हम सब मजाक में कहते थे कि वो हैंगर पे टंगी कमीज की तरह दिखता है। कैसा होगा वो गबरू पहलवान आकाश सिंह,
जिसका ज़्यादा वक्त कॉपी किताबें उठाने में कम डंबल उठाने में निकलता था। कैसी होगी वो ऋचा की बच्ची जो नेता बनना चाहती थी। मैंने खुद पे भी थोड़ी निगाह डाली कि अब मैं ज़्यादा वजनदार हो गया हूँ। नहीं यार, थोड़ा सा पहुंची तो है, और कौन सा वो लोग भी ब्यूटी क्वीन बन गए हैं। हाँ, ब्यूटी क्वीन से याद आया, वो होगी क्या वहाँ, ऋचा अवस्थी। माय गॉड, उसके सामने तो फिल्म की हीरोइनें भी पानी भरती थी। ख्याल गाथा फिर चल पड़ी थी। चेहरे, लम्हे, दिन, मौसम, गलियाँ, रातें। एयरपोर्ट से निकला तो देखा कि सब कुछ बदल चुका था। छोटा शहर थोड़ा और बड़ा हो गया था। यहाँ पिज्ज़ा मिलने लगा था और डिज़ाइनर कपड़े, महंगी गाड़ियाँ सर से चली जा रही थी, लेकिन सड़कें अभी भी वैसी। जैसे शहर कह रहा हो कि सड़कें पतली तो क्या हुआ, दिल बड़ा होना चाहिए भैया। जहाँ कभी भैया और भाभी की दुकान का बोर्ड लगाकर अग्रवाल जी सारे शहर को साड़ी बेचा करते थे, वहाँ एक 5 मंजिल का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा था। जहाँ घर में जलेबी मिला करती थी, वहाँ फास्ट फूड मिल रहा था। दिल फेंक लड़के अभी भी वैसे ही चौराहों पर लड़कियों का इंतज़ार कर रहे थे। बस अब उनके पास हमारी तरह साइकिलें नहीं, नई नई मोटरसाइकिलें और 10-10 लाख की गाड़ियाँ थीं। मैं होटल पहुँचा, जल्दी जल्दी नहाया, कपड़े बदले और नीचे पहुँच गया जहाँ कॉलेज का रीयूनियन था। एक छोटा सा म्यूज़िकल परफॉर्मेंस चल रहा था। उसके बाद डिनर और रात भर गेम्स, मस्ती, हंसी। हॉल में धीरे धीरे दाखिल हुआ। लोग खूब मज़े ले ले के साथ साथ गा रहे थे और ताली बजा रहे थे। और वो दूर वहीं था, लड़कियों के दिलों का डकैत। स्टेज पे कॉलेज के दिनों का मेरा बेस्ट फ्रेंड सुधाकर गिटार बजा के गाने गा रहा था। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। मज़ेदार होते हैं ज़िंदगी के दांव पेच। अब देखो ना, मैं खड़ा था वहाँ और अपने 150 बिछड़े हुए यारों के बीच सोच रहा था कि कितनी मनमानी करती हैं ये 2 जुड़वा बहनें, जिंदगी और किस्मत। रास्तों और मंजिलों का, सपनों और हकीकत का जो पेचीदा और अक्सर तकलीफ भरा रिश्ता होता है, उसे समझना है तो किसी ऐसी ही जगह आ जाना चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी के रीयूनियन में। सब ने सपने देखे, राहें चुनी, भटके, लड़खड़ाए, गिरे। फिर कभी कोई ऐसा लम्हा आया कि राहें बदल गईं। किसी का एस्ट्रोनॉमर बनकर तारों को देखने का सपना था, लेकिन सिर्फ बैंक का एग्ज़ाम निकाल पाए तो अब मैनेजर हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता था पर पैसे देके सीट नहीं खरीद पाया किसी भी मेडिकल कॉलेज में और एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाया तो किसी ने किसी कंपनी में मार्केटिंग की नौकरी कर ली। कोई अपने क्लास में फर्स्ट आता था और उसके बारे में हंस के लोग कहते थे कि इस चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। लेकिन आज कपड़ों का व्यापारी है। कुछ के सपने पूरे हुए, लेकिन आधे रास्ते जाकर दिल ने ईमानदारी से कहा, यार ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। मैं एक एक चेहरे को देख रहा था और उस चेहरे की कहानी सोच रहा था। कितने टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजर के हम सब लोग यहाँ वापस आए थे, यहाँ जहाँ हमारी ज़िंदगी की कहानी शुरू हुई थी। जब साथ थे तो ना कोई अमीर था ना गरीब, साथ बैठ के कैंटीन में चाय पीते थे, समोसे बन मक्खन खाते थे। लेकिन अब हमारे आगे आगे हमारे विजिटिंग कार्ड चल रहे हैं, हमारी गाड़ियाँ, हमारा महंगा सूट, हमारी विदेशी घड़ी, ये शाइन बोर्ड लगे हैं हम सबके सामने। परफॉर्मेंस खत्म हो गई, तालियां बजने लगी और लोग खाने की ओर कूच करने लग गए। मैं भीड़ को चीरता हुआ अपने यार की ओर चला और पीछे से उसके कंधे पे हाथ थपथपाया। उसने 2 सेकंड लगाए मुझको पहचानने में, फिर बोला, ओए तू तो कहता था तुझे दाढ़ी पसंद नहीं है। मैंने फौरन जवाब दिया, और तू तो कहता था तुझे तोंद पसंद नहीं है। हमने हंसकर एक दूसरे को जोर से गले से लगा लिया। सुधाकर बोला, और कहाँ है आजकल यार, सुना है बड़ी टॉप चीज़ बन गया है। मैंने कहा, हाँ दिल्ली में एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हाँ बढ़िया चल रहा है। और तू बॉम्बे में है? सुधाकर बोला, नहीं यार मैं तो यहीं रहता हूँ, एक दुकान खोली है छोटी सी स्टेशनरी की। मैं अचानक ऐसे चुप हो गया जैसे मातम हो। मैंने कहा, क्या यार तू तो क्या क्या करने वाला था लाइफ में? सुधाकर पलटा और धीरे धीरे चला गया। शाम का रंग मेरे लिए अचानक बदल गया था। ये महफिल जिसमें मैं आने के लिए इतना बेताब था, उस महफिल में मैं अचानक अपने आप को आउट ऑफ प्लेस, अलग थलग महसूस करने लगा था। हमारी यूनिवर्सिटी का स्टार, जिसके बारे में हम सब सोचते थे कि वो दिल्ली, बम्बई, लंदन, न्यूयॉर्क कहीं जाके दुनिया फतेह करे, जिसका हम सब में सबसे अच्छा करियर होगा, सुधाकर उसी याद शहर में महज एक स्टेशनरी की दुकान चला रहा था। किस्मत का इतना बड़ा खेल।
मैं बाकी की शाम रीयूनियन डिनर में सुधाकर से दूर ही रहा। उसने भी मुझसे नज़रें नहीं मिलाई, शायद बहुत नाराज़ था। और लोग आके मिलते रहे, मेरी सफल ज़िंदगी के लिए मुझको शाबाशी देते रहे, शायद मन ही मन रंज करते रहे। दूर से मुझे देखकर सफारी सूट में अपना भारी भर आकार अटकाए एक आदमी आया और मुझको गले से लगा लिया। मैंने कहा, ओए तू बलवीर, यार तू तो हैंगर पे टंगी कमीज़ हुआ करता था, तेरा ये हाल कैसे हो गया? बलवीर बोला, यार वाइफ थोड़ी हट्टी कट्टी मिल गई थी तो मैचिंग बनना था ना। थोड़ी देर में बार के पास खड़ा मिला वो गबरू पहलवान आकाश सिंह, जिसका वक्त किताबें उठाने में कम और डंबल उठाने में ज़्यादा निकलता था। किसी ठीक ठाक होटल में मैनेजर है आजकल। और वो पागल रिचा नेता बनना चाहती थी, थोड़ा थोड़ा बन भी गई है। अभी अभी उसको एमएलए के चुनाव का टिकट मिला है। ये सब पुराने दोस्त जिनको मैं न जाने कब से ढूंढ रहा था, ये मिल गए थे, पर पता नहीं क्यों वो खुशी आधी आधी लग रही थी। दिमाग में सिर्फ सुधाकर घूम रहा था। मैंने रिचा से कहा, बेचारे सुधाकर का सुना, लाइफ बेकार हो गई यार उसकी। रिचा ने कहा, लो सुधाकर आ गया। जिस गर्मजोशी से वो मुझसे मिला था वो कहीं गुम थी। वो मेरे पास आके खड़ा हो गया। मैंने उससे कहा, यार मैं तब से यही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि तूने अपनी लाइफ के साथ क्या किया। तू हम में से सबसे ज़्यादा टैलेंटेड था। तुझे ये स्टेशनरी की दुकान ही मिली थी खोलने के लिए। तू दिल्ली आ यार, मैं तेरे लिए अच्छी नौकरी लगवाता हूँ 2 महीने में। एक दो प्रोड्यूसर्स को भी जानता हूँ, मुंबई में फिल्म बनाते हैं। म्यूजिक में हाथ पैर मार, मुझसे जो बन सकेगा मैं करूँगा यार। सुधाकर ने मुझे देखा, मुस्कुराया और बोला, कब तक है यहाँ? मैंने कहा, कल दोपहर की फ़्लाइट है। वो बोला, कल सुबह दुकान पे आ जाना, पोस्ट ऑफिस के बगल में, बातें करेंगे। मैंने कहा, हाँ हाँ पक्का। अगली सुबह मैं तैयार होकर 9 बजे ही मार्केट पहुँच गया। सुधाकर की दुकान ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। पोस्ट ऑफिस देख के यादें ताज़ा हो गई। यहीं मैं और सुधाकर अक्सर आते थे, जब वो दिल्ली और मुंबई के मैगजीन्स के दफ्तरों में अपनी कविताएं और कहानियां छपने के लिए देता था। फिर मैं उससे बाहर चाय पीते हुए कहता था, यार कभी तुझे बुकर प्राइज़ मिलेगा ना तो उसके अनाउंसमेंट की चिट्ठी इसी पोस्ट ऑफिस में आएगी। सपनों के उस आलीशान महल उस 150 साल पुराने पोस्ट ऑफिस के बगल में नाकामी की एक झोपड़ी खड़ी थी, सुधाकर की स्टेशनरी की दुकान। सुधाकर ने मेरे लिए जलेबियाँ मंगा रखी थी। मेरे सामने कागज़ का पैकेट खोलकर कहा, लगता है काफ़ी दया आ गई तुझे मुझ पर। सच कहूँ तो मुझे सुधाकर पर सचमुच में दया आ गई थी, लेकिन मैंने कहा, दया नहीं यार, लेकिन तकलीफ़ तो हुई। उसने कहा, उस बच्चे को देख रहा है जो अभी अभी नोटबुक और पेन लेके गया मेरी दुकान से? एक रिक्शे वाले का बेटा है। उसके बाप की शराब ने ज़िंदगी बर्बाद कर दी। माँ घर घर में बर्तन मांजती है। इसकी और मेरी एक शर्त लगी है, अगर ये अपने क्लास टेस्ट में पहली 5 पोजीशन में आएगा तो मैं उसको नोटबुक और पेन मुफ्त में दूंगा। पिछले 3 महीने से मेरी लॉटरी खुली हुई है। मैं लगातार शर्त हार रहा हूँ। वो सड़क के पार उस बूढ़े अंकल को देख रहा है, वो जो ऊन वाली दुकान के सामने बैठे हुए धूप सेक रहे हैं और अखबार पढ़ रहे हैं। ये समझ लो कि मेरे गोद लिए हुए बेटे हैं। आजकल अंग्रेज़ी सीख रहे हैं और रोज़ मुझसे स्पेलिंग ठीक कराने आते हैं। अगले हफ्ते से मुझसे चॉपस्टिक से खाना सीखना चाहते हैं। जब मेरे साथ शाम को कैरम में हारते हैं तो हंस के कहते हैं, वेल डन। इस छोटे से बाज़ार में हम सब एक दूसरे को जानते हैं। सुबह आता हूँ तो सबको दुआ सलाम करता हूँ। होली दिवाली साथ मनाते हैं। पड़ोस के वर्मा अंकल के घर की शादी में हलवाई का असिस्टेंट मैं ही बना था। रात को सारे परिवार के साथ खाना खाता हूँ। माँ बाप खुश हैं, आंखों के सामने हैं। रोज़ इस सुकून के साथ उनको गुड नाइट कहता हूँ। अपने बेटे को परियों की कहानियाँ सुनाता हूँ और जब आधी नींद में होता हूँ और बीवी ऑर्डर करती है कि उसको जन्मदिन में सिल्क की साड़ी चाहिए तो एक तरफ करवट करके सुना करते हुए सोने का नाटक करता हूँ। सब कुछ तो है मेरे पास। न शहर छोड़ के घर से दूर जाना पड़ा, न किसी बड़े से शहर के छोटे से घर में आधी अधूरी ज़िंदगी बितानी पड़ी। न स्ट्रेस की दवाई खाता हूँ, न EMI की जंजीरें बांध के चलता हूँ। मैं जिनसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ तो वो मेरी आंखों के सामने हैं, मेरे पास हैं। इनमें से क्या है तेरे पास? मैं जैसे शर्म से पत्थर हुआ जा रहा था, भूत बन गया था, बस ज़मीन की ओर देखता रहा। सुधाकर ने जलेबी की प्लेट मेरी ओर खिसकाते हुए कहा, मुझ पर दया मत करना, क्योंकि अगर हम दोनों के बीच में कोई बेचारा है तो वो तुम हो। 4 कस्टमर्स आकर चले गए। मैं चुपचाप बैठा रहा। आखिरकार बोला, सुधाकर, आई एम सॉरी। मैं अपनी सो कॉल्ड सक्सेसफुल ज़िंदगी को, उस रोशनी भरे शहर को, अपनी नकली खुशियों को असली समझ बैठा था। तेरा वो कॉलेज वाला दोस्त कहीं खो गया था यार।
सुधाकर ने काउंटर का दरवाज़ा खोला, मेरी ओर आया और मुझे गले से लगा लिया। बोला, चल नई शुरुआत करते हैं, जा तो अपने शहर, मैं आ रहा हूँ सोशल मीडिया पे, मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।